नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आगम ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारत का संविधान या भारत की राज्य व्यवस्था, और उसमें भी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है संविधान सभा। और अब तक हमारे 3 क्लास हो चुके हैं संविधान सभा की। पहली क्लास में हमने बात कर ली थी कि संविधान सभा का इतिहास क्या रहा। दूसरी क्लास में हमने बात कर ली थी कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ। और पिछली जो क्लास हुई थी उसमें हमने जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है वो टॉपिक चल रहा था हमारा, और हम डेट वाइज चल रहे थे ना। मैंने आपको कहा था कि मैं एक साथ सारे फैक्ट नहीं लिख पाऊंगा, बल्कि डेट वाइज जैसे अपन चलेंगे उसी प्रकार से, जैसे जैसे जो जो अध्यक्ष बनेंगे, उपाध्यक्ष बनेंगे, फिर डेट वाइज जैसे जैसे काम होगा वो उस हिसाब से हम पढ़ेंगे, है ना। तो हम उसी क्रम में आज आगे बढ़ेंगे। पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें लिखते जाइए, ताकि ये नोट्स आपके एग्जाम में काम आ सके। और आपने देखा होगा कि अब तक हमने जो भी पढ़ा है वो नोट्स और वो जो मैटर है वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जब भी क्लास देखते हैं तो क्लास को शेयर जरूर करिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। कि जब आप लोग अधिक देखने वाले होते हैं तो मुझ में भी एनर्जी आती है और फिर मैं क्लास को और भी बेहतर ढंग से ले पाता हूं, है ना। मैंने बार बार कहा कि मेरी ऊर्जा के स्रोत जो है वो आप हैं, है ना। तो देखो, हम संविधान निर्माण की प्रक्रिया में हमने क्या बात कर ली। देखो, तो मैंने अपन ने क्या बात हुई कि डेट के हिसाब से चलेंगे। तो शुरुआत हमने कहां से की थी? 9 दिसंबर से। कि 9 दिसंबर को पहली बैठक होती है, और पहली बैठक में मेन काम क्या होते हैं? एक तो अपन जेबी कृपलानी पहला भाषण देते हैं और अस्थायी अध्यक्ष चुनते हैं और अस्थायी उपाध्यक्ष चुनते हैं। फिर हमने बात कर ली थी 11 दिसंबर को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया, 13 दिसंबर को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा, 22 जनवरी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया, 25 जनवरी को उपाध्यक्ष चुने गए और संवैधानिक सलाहकार चुने गए, 16 जुलाई को द्वितीय अध्यक्ष चुने गए, 22 जुलाई को राष्ट्र ध्वज स्वीकार किया गया था यूनियन जैक हटाकर। और उसके बाद में हमने 29 अगस्त की बात की थी कि प्रारूप समिति का गठन किया गया था, और प्रारूप समिति में कौन कौन थे, कौन कौन मेंबर थे, सारे के सारे हमने बात कर ली थी। इसके बाद हमने 14 सितंबर, यहां पर हमारी बात समाप्त हुई थी पिछले वीडियो में, कि 14 सितंबर 1947 को हमने हिंदी, देवनागरी हिंदी को राजभाषा घोषित किया था। और यह बात हुई कि 15 वर्षों तक सारा सरकारी कामकाज अंग्रेजी में होगा और उसके बाद में हिंदी में होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अभी भी ये बातें धरातल पर उतर नहीं पाई है। खैर, हाँ, 14 दिवस को आज भी, 14 सितंबर को आज भी हम क्या करते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं, है ना। 14 सितंबर को हम क्या करते हैं? हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। यही 14 सितंबर का एक महत्व होकर रह गया, इससे अधिक हम आगे पहुंच नहीं पाए। चलिए, अब आज की क्लास शुरू करें, इससे अगली डेट की तरफ बढ़ जाए, है ना। तो सीधे एक महत्वपूर्ण डेट पे आ जाते हैं, 26 नवंबर 1949, है ना। इससे पहले भी बहुत कुछ होना है, बहुत कुछ बाद में होना, पर हम बात करेंगे 26 नवंबर 1949, 1949। ये डेट बड़ी ही इंपॉर्टेंट है ना। कि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था ना। लागू करने के लिए हमने एक अलग डेट चुनी, लेकिन इस दिन भी हमने कुछ महत्वपूर्ण काम किए हैं। ऐसा नहीं है कि संविधान इस दिन लागू नहीं हुआ है, आंशिक रूप से इसी दिन लागू हो गया था। और हमसे कोई पूछे कि हमारा संविधान बनकर कब तैयार हो गया, या हमारा संविधान कब हमने स्वीकार कर लिया, वो डेट है 26 नवंबर 1949। इस दिन हमने हमारे संविधान को क्या कर लिया? अंग्रेजी में कहेंगे तो अडॉप्ट कर लिया, या हिंदी में कहेंगे हम स्वीकार कर लिया, या कहेंगे अंगीकृत कर लिया, अंगीकृत कर लिया, या कहते हैं आत्मार्पित कर लिया, या हम कहते हैं आत्मसात कर लिया, स्वीकार कर लिया, या हम कहते हैं अधिनियमित कर लिया, अधिनियमित कर लिया। ये सारे काम कब की बात है? 26 नवंबर 1949 की। तो इसीलिए मित्रों ध्यान रहना चाहिए कि जो 26 नवंबर 1949 की डेट है, इस दिन हमने संविधान को स्वीकार कर लिया, अडॉप्ट कर लिया, अंगीकृत कर लिया, आत्मार्पित कर लिया, अधिनियमित कर लिया, स्वीकार कर लिया, बन के तैयार हो गया। ये सारा काम कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को। और इस दिन बात यह चली कि हमने जब संविधान लागू करने की बात हुई कि भाई बन के तैयार हो गया है तो आज ही लागू कर दे। अच्छा, एक बात यहां पर और आपको ध्यान रखनी है, संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर को, लेकिन संविधान सभा अभी भी भंग नहीं की है हमने, है ना। संविधान सभा आगे चल रही है और संविधान सभा के अधिवेशन भी चल रहे हैं। अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को होगा, 12वां अधिवेशन। तो संविधान सभा अभी भंग नहीं हुई है, या संविधान सभा का काम अभी भी है, वो उसको हमने अभी समाप्त नहीं किया है ना। तो देखो,
अब जो 26 नवंबर की डेट है, तो बात उठी कि हम क्या कर देते हैं, संविधान को लागू कर देते हैं। तो जब प्रश्न लागू करने का उठा, तब याद कीजिए वो एक डेट 26 जनवरी 1930। हमने देखो लाहौर अधिवेशन के बारे में बात की थी, जब मैं आपको संविधान का इतिहास बता रहा था। संविधान का जब मैं आपको इतिहास बता रहा था, वहां पर मैंने यहां ये देखो, यहां पर हमने बात की थी कि 1929 में कांग्रेस का क्या होता है, लाहौर अधिवेशन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन कौन से महीने में होता था, जनवरी दिसंबर माह में। तो ये जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, इसमें मांग क्या हुई, पूर्ण स्वराज्य की मांग हुई। और फिर 26 जनवरी 1930 के दिन हमने क्या किया, झंडा फहराकर भारत को स्वतंत्र रूप में कांग्रेस ने घोषित कर दिया था कि हम आजादी, पूरी आजादी। तो फिर उसी दिन से हम लगातार क्या करते थे, स्वतंत्रता तक, 15 अगस्त 1947 तक 26 जनवरी को क्या करते थे, स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। तो ऐसी स्थिति में इस डेट को, कौन सी डेट, 26 जनवरी 1930, इस डेट को यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया कि नहीं, संविधान लागू तो हम कब करेंगे, 26 जनवरी को ही करेंगे। ये डेट बड़ी इंपॉर्टेंट है और वो डेट क्या हो जानी चाहिए, ऐतिहासिक हो जानी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से हमने तय किया कि हम संविधान लागू तो कब करेंगे, 26 जनवरी को। लेकिन तत्काल हमें 26 जनवरी आने से पहले पहले जो विशेष रूप से नागरिकता से संबंधित आर्टिकल है, उनको तो लागू कर ही देना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में तय हुआ कि क्या करेंगे, आज के आज हम 15 अनुच्छेद लागू कर देंगे। अब यहां पर ध्यान देना, कंफ्यूज मत होना। कभी आपसे पूछ ले कि 26 जनवरी 1949 को टोटल कितने अनुच्छेद लागू हुए, तो ध्यान देना, टोटल अनुच्छेद लागू हुए थे 16। टोटल कितने आर्टिकल है, 16 आर्टिकल है। क्यों है देखना कि आर्टिकल लागू हुए 15, आर्टिकल तो 15 ही लागू हुए। अब यह बात कौन से आर्टिकल में लिखी गई, तो यह बात संविधान में लिखी गई है कि 26 नवंबर 1949 को ये 15 आर्टिकल लागू किए जाते हैं। यह बात सारी की सारी अनुच्छेद 394 में यह बात लिखी गई है। अब यह ठीक उसी प्रकार से है कि आपको 15 छोटे छोटे बॉक्स दूं मैं, और वो किस में दूं, एक बड़े बॉक्स में डालकर दूं। तो एक्चुअल में मैंने आपको बॉक्स कितने दिए, गिनती के हिसाब से बॉक्स मैंने आपको 15 दिए, लेकिन एक बड़े बॉक्स में डाल के दिए, तो वो 16वां भी तो एक बॉक्स है। क्लियर हुआ ना। तो टोटल 15 आर्टिकल लागू करने थे, और यह बात लागू करने के लिए हमने किस में लिखी, अनुच्छेद 394। तो अनुच्छेद 394 के तहत ये 15 अनुच्छेद लागू हो रहे हैं। मतलब ये 15 अनुच्छेद तो है ही, 394 ये और एक अनुच्छेद, तो टोटल कितने हो गए, 16 हो गए। आप रीजनिंग में पढ़ते होगे, त्रिभुज बताओ गिनती करके कितने हैं। तो एक बड़े बॉक्स के अंदर 15 छोटे छोटे बॉक्स डाल के दिए, तो टोटल आपके पास बॉक्स कितने आ गए, 16 आ गए। तो एक्चुअल में 26 नवंबर 1949 को टोटल कितने आर्टिकल लागू हुए, तो टोटल 16 आर्टिकल लागू हुए थे। लागू कितने करने थे, 15, और ये 15 लागू होंगे, ये बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है ना। तो एकदम आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आर्टिकल 15 ही लागू है, संबंध 15 का ही है, लेकिन ये बात 394 में लिखी हुई थी, ये भी तो एक आर्टिकल है। तो टोटल कितने हो गए, 16 आर्टिकल हो गए। पहले 394 लागू होगा तभी तो वो 15 लागू होगी। क्लियर। तो आपसे कभी भी पूछे कि कितने आर्टिकल लागू हुए थे, कुल संख्या के हिसाब से, कुल संख्या के हिसाब से 16 आर्टिकल हो जाते हैं। क्लियर। तो इसी दिन हमने क्या कर दिया था कि 16 आर्टिकल को लागू कर दिया। मतलब क्या हुआ कि इस दिन आंशिक रूप से संविधान लागू हुआ, आंशिक रूप से संविधान लागू किस दिन हो गया, 26 नवंबर 1949 को। इसी दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो संविधान बनाने का जो प्रोसेस है वो कब शुरू हुआ, वो शुरू हुआ था 9 दिसंबर 1946। यहां से लेकर बनके तैयार कब हो गया, बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949। अब यहां से यहां तक का टाइम पीरियड निकाले हम, तो टाइम क्या निकल कर आ गया, टाइम निकल आ गया हमारा, टोटल जो समय है वो क्या हो चुका है, वो हो गया है 2 साल 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। मतलब हमारे संविधान को बनाने में कुल कितना समय लग गया, कुल समय लग गया 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। अब हमने यह तय किया कि हम संविधान को पूर्ण रूप से तो लागू कब करेंगे, 26 जनवरी 1950 को।
लेकिन यह दिन भी ऐतिहासिक होना चाहिए, 26 नवंबर का दिन। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने तय किया कि 26 नवंबर को हम क्या करेंगे, विधि दिवस के रूप में मनाएंगे, विधि दिवस। तो लगातार वर्षों तक हमने क्या किया, 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया। फिर साल आता है 2015। 2015 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार होती है, और 2015 में आपको ध्यान रखना है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती थी। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती को यादगार बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 नवंबर को विधि दिवस के स्थान पर घोषित कर दिया संविधान दिवस। तो अभी हाल ही में आप लोगों को पता होना चाहिए कि कुछ दिन पहले ही हमने क्या 26 नवंबर को क्या मनाया, संविधान दिवस मनाया। तो ये संविधान दिवस कब से मनाने लगे हम, 2015 से। पहले हम क्या मनाते थे, विधि दिवस। तो 2015 से हम इसको संविधान दिवस क्यों मना रहे हैं, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सम्मान में। 2015 में उनकी 125वीं जयंती थी, इसलिए हम इस दिन से क्या कर रहे हैं, संविधान दिवस के रूप में मना रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो इस दिन हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। तो संविधान बनने में कुल कितना समय लग गया, यहां से गिनेंगे 9 दिसंबर 1946 जो पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, और वहां से लेकर पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। टाइम हो गया हमारा एग्जैक्ट 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, और ज्यादा कहूं तो 5 घंटे। 5 घंटे, इतने समय में हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया। यह डेट इंपॉर्टेंट डेट। अब अगली डेट पे चलते हैं। हमने तय किया कि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू करेंगे। संविधान सभा अभी भी चल रही है, यहां हमने संविधान सभा को समाप्त नहीं किया है। तो संविधान लागू करने से पहले कुछ काम करने जरूरी थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण था वो था राष्ट्रपति। कि जैसे ही संविधान लागू होगा, हाथों हाथ हमें राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऐसे राष्ट्रपति को हम क्या कर लें, पहले चुन लें। तो ऐसे में संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन बुलाया गया, 12वां अधिवेशन ना। तो डेट याद रखोगे, 24 जनवरी 1950। इस दिन क्या हुआ, संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन। और यह कितनवां अधिवेशन था, 12वां अधिवेशन था। तो ध्यान रखना, हमारे संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, 12 अधिवेशन हुए थे। कुल कितने अधिवेशन हुए थे, 12 अधिवेशन। एक एक अधिवेशन कई कई दिन तक चलता था। 12वां अधिवेशन हुआ, और ये 12वें अधिवेशन में हमने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए थे। उन सभी कार्यों को अच्छे से याद रखना है। इस दिन हमने पहला सबसे महत्वपूर्ण काम क्या किया, सबसे महत्वपूर्ण काम यह किया कि इस दिन हमने एक तो राष्ट्रगान स्वीकार किया, राष्ट्रगान। और आप सब जानते हो कि हमारा राष्ट्रगान क्या है, हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। जन गण मन को हमने राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार कब किया, 24 जनवरी 1950 को किया था। अब आप मुझे बताओगे कि जन गण मन के रचयिता कौन है। यहीं से हमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। रचयिता हम सब जानते हैं, रविंद्रनाथ ठाकुर। रविंद्रनाथ ठाकुर, और रविंद्रनाथ ठाकुर ने इसकी रचना की थी 1911 में। 1911 में। और ध्यान रखना कि जनगण मन की रचना 1911 में ब्रिटेन के सम्राट के सम्मान में हुई थी। यह बात भी आपको ध्यान रखना है कि इसकी जो रचना की गई थी, जो ब्रिटेन के सम्राट थे जॉर्ज पंचम, जॉर्ज पंचम के सम्मान में। और ध्यान रखना कि जनगण मन में टोटल 5 छंद थे, जिसमें से एक छंद को हमने राष्ट्रगान बनाया है, 5 को नहीं। इसमें कुल कितने 5 छंद हैं, 5 छंद, जिसमें से कितना एक छंद को हमने क्या किया है, राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया है, 5 को नहीं। राष्ट्रगान तो हम सब ने बचपन में। अच्छा, राष्ट्रगान को गाने के लिए समय कितना दिया गया है,
समय हम 52 सेकंड में गाते हैं। तो ये जो लाइन है कि इसको गाया गया था जॉर्ज पंचम के सम्मान में, इसको लेकर हमेशा विवाद भी होता रहा है। जनगण मन हमारा राष्ट्रगान क्यों हो, जबकि ये तो किसके सम्मान में, जॉर्ज पंचम के सम्मान में गाया गया था। और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं भी दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने उन याचिकाओं को खारिज कर दिया, बोले ठीक है वो उस समय किस हिसाब से गाया गया था, हमने अभी तो क्या किया है, एक छंद उठाया है, पूर्व 5 छंद उठाए नहीं है, और ये एक छंद में हम ब्रिटेन की कहीं पर भी बखान नहीं कर रहे हैं। तो उस जमाने में किस हिसाब से गाया उसको छोड़ो, अभी हम भारत भाग्य विधाता, भारत के जनता की जय बोल रहे हैं। अभी भारत के भाग्य के विधाता अंग्रेज नहीं है, वर्तमान में तो कौन है भारत के भाग्य के विधाता, भारत की अपनी जनता है। तो जब आप जय है जय है जय है बोलते हो, तो अब आप पंचम की जय है वो नहीं बोलते हो, उस जमाने में बोलते थे, उस समय भाग्य विधाता बोल रहे होंगे, लेकिन अभी तो भारत के भाग्य विधाता कौन है, भारत की जनता है। हम संविधान की जब प्रस्तावना पढ़ेंगे उसकी पहली लाइन पढ़ेंगे, हम भारत के लोग, मतलब भारत में शक्ति का स्रोत भारत की जनता है। तो ऐसी स्थिति में अब यह कहना कि यह अंग्रेजों के सम्मान में है या जॉर्ज पंचम के सम्मान में है, ठीक नहीं है। भारत भाग्य विधाता वर्तमान में कौन है, वर्तमान में भारत की जनता है। तो जब आप जय है जय है जय है बोलते हो तो भारत की जनता की जय बोलते हो, अब अंग्रेजों की जय नहीं बोलते हो। तो बड़े ही सम्मान से आप राष्ट्रगान गा सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। ध्यान रखना, जनगण मन की रचना रविंद्रनाथ ठाकुर ने की थी। इसमें टोटल 5 छंद है। इसको गाने का समय कितना है, इसका समय है 52 सेकंड। और इसको ध्यान रखना, हम इसकी केवल एक छंद गाते हैं। और कभी इसकी भाषा पूछ ले आपसे कि यह जो राष्ट्रगान है इसकी भाषा क्या है, ध्यान रहे मित्रों, भाषा इसकी बंगला, या यूं कहूं मैं सीधी सी बंगाली मिश्रित हिंदी है, बंगाली मिश्रित हिंदी है। तो यह काम हमने, एक तो 24 जनवरी 1950 को, दूसरा क्या काम हुआ, डेट के साथ चल रहे हैं हम, ऊपर लिख देता वापस, 22 जनवरी 1950। तो एक तो राष्ट्रगान बना लिया हमने, दूसरा क्या काम हुआ, दूसरा इस दिन हमने राष्ट्रगीत भी स्वीकार किया, राष्ट्रगीत। और हम सब जानते हैं हमारा राष्ट्रगीत क्या है, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और वंदे मातरम ध्यान रखना बहुत लंबा चौड़ा गीत है, इसका भी हम एक ही छंद गाते हैं, है ना, लंबा चौड़ा गीत है। और ये जो गीत है इसके जो रचयिता हैं, रचयिता वो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी, बंकिम चंद्र चटर्जी। और ध्यान रखना ये वंदे मातरम गीत अकेला नहीं लिखा गया है, एक्चुअल में जो वंदे मातरम गीत है वो इन्होंने एक उपन्यास लिखा था, आनंद मठ, बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ। तो मैं आपको बता दूं, आनंद मठ बंगाल में एक मठ है और आनंद मार्गी सन्यासी होते हैं। तो इसमें जो आनंद मार्गी जो सन्यासी थे, आनंद मार्गी सन्यासी, ये सन्यासियों ने एक आंदोलन किया था अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको सन्यासी विद्रोह कहते हैं। उस पर आधारित एक क्या है, ये उपन्यास है। और ये उपन्यास में ये गीत लिखा हुआ है वंदे मातरम, है ना। तो इसको हमने राष्ट्रगीत के रूप में स्वीकार किया। इसकी भाषा क्या है, इसकी भाषा संस्कृत है, वंदे मातरम की भाषा संस्कृत है। और अगर आप जानते हो कि इसको कितनी देर में गाया जाता है ना, इसका टाइम कितना है, वंदे मातरम को गाने के लिए कितना समय लिया जाता है, ये तो आप सभी जानते हो। इसका राष्ट्रगान का, तो राष्ट्रगीत, तो ध्यान रखना ये कितने समय में गाया जाता है, ये गाया जाता है 66 सेकंड, मतलब 1 मिनट और 6 सेकंड में, 66 सेकंड। तो क्या हो गया, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ, 12वां अधिवेशन हुआ। इसमें एक काम हमने क्या किया है, एक काम हमने किया है राष्ट्रगान स्वीकार हुआ, दूसरा काम क्या क्या है, राष्ट्रगीत स्वीकार हुआ, तीसरा क्या काम हुआ, डेट के साथ 22 जनवरी 1950। तीसरा जो काम हुआ वो काम हुआ कि इसी दिन हमने क्या किया, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया, राष्ट्रपति का निर्वाचन किया।
ध्यान रखना, हमारे जो पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के क्या बने? पहले राष्ट्रपति बने। अब ये कब की बात कर रहा हूं मैं? 1950 की। तो कभी आपसे पूछ ले कि हमारे जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे वो निर्वाचित थे या नहीं? ऑब्वियसली निर्वाचित थे, ऑब्वियसली निर्वाचित थे। कारण क्या है? मैं पहले भी आपसे कह चुका हूं कि संविधान सभा केवल संविधान सभा नहीं थी, संविधान सभा के साथ साथ यह संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी और संसद के सदस्यों ने चुना है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आज भी संसद के सदस्य ही करते हैं ना भाई। वर्तमान में तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भी भाग लेते हैं। उस समय तो यही संसद थी ना, तो इन्होंने चुना है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का प्रथम राष्ट्रपति के रूप में भी क्या हुआ है? निर्वाचन ही हुआ है। कब हुआ है? 24 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद ने शपथ ली थी ना। तो ध्यान रहे, तो इसी दिन क्या किया? संविधान सभा ने, या यूं कहूं संसद ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या कर लिया? राष्ट्रपति चुन लिया। ठीक है, तो देखो, तो ये 3 काम हो गए। दूसरा, अब लास्ट में, अंत में और एक काम क्या किया गया राष्ट्रपति चुनने के अलावा? कि इसी दिन संविधान पर हस्ताक्षर, यह अंतिम बैठक थी। संविधान बनके तैयार हो गया था। बनके तो तैयार कब हो गया? 26 नवंबर 1949 को। लेकिन अब तक संविधान सभा के सदस्यों ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। अब एक मजे की बात देखना, मैंने शुरुआत में नहीं बताया, इसका रीजन था कि जो अंतिम बैठक हुई थी इसमें कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। तो ध्यान रखना, जो अंतिम बैठक थी इसमें कुल 285 सदस्यों ने भाग लिया था। अंतिम अधिवेशन, ये अंतिम अधिवेशन में कांग्रेस के कुल कितने सदस्यों, कांग्रेस के संविधान सभा ने कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो ध्यान रखना, 285 सदस्यों ने भाग लिया, सदस्यों ने भाग लिया था। लेकिन ध्यान रखना कि हमारा जो संविधान है इसकी 3 कॉपियां थी। एक मूल कॉपी, 2 और कॉपियां थी, अंग्रेजी में और हिंदी में। 3 कॉपियों पर हस्ताक्षर करने थे और वहां पर उपस्थित कितने थे? 285 सदस्य। लेकिन ध्यान रखना, हस्ताक्षर 284 सदस्यों ने किया, है ना। बताते हैं क्या लफड़ा हो गया था। तो ध्यान रखना, इस अंतिम अधिवेशन में एक और काम हुए। क्या हुआ? संविधान की 3 प्रतियों पर सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। हमारे संविधान की मूल कॉपी पर कितने सदस्यों के हस्ताक्षर हैं? 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हैं। आए कितने थे? 285। एक एक करके क्रम से देखते हैं। सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए? सर्वप्रथम हस्ताक्षर, तो सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, अब यहां से एक प्रश्न और, राजस्थान में सर्वप्रथम किसने हस्ताक्षर किए? राजस्थान के भी तो 12 सदस्य थे ना वहां पर। राजस्थान में सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाले कौन थे? तो राजस्थान में सर्वप्रथम हस्ताक्षर किए थे बलवंत सिंह मेहता। बलवंत सिंह मेहता। एक प्रश्न और बन सकता है कि महिलाओं में सर्वप्रथम हस्ताक्षर किसने किए थे? सर्वप्रथम हस्ताक्षर करने वाली महिला वो कौन थी? जी दुर्गाबाई। जी दुर्गाबाई। प्रश्न पूछ ले तो हमारे संविधान पर सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान के टोटल 12 सदस्य थे,
उन 12 में से सबसे पहले राजस्थान के सदस्यों में से सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? बलवंत सिंह मेहता ने। टोटल 15 महिला सदस्य थी, उन 15 महिला सदस्यों में से सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किए? तो आपका आंसर होना चाहिए जी दुर्गाबाई। अब एक बात यहां पर अटक रही है कि टोटल सदस्य थे 285, बताया मैंने, उपस्थित उस दिन, और हस्ताक्षर किए 284 लोगों ने। ठीक है, तो एक सदस्य किसने हस्ताक्षर नहीं किए? उनका नाम था हजरत मोहानी। हजरत मोहानी। हजरत मोहानी उस दिन एकमात्र ऐसे सदस्य थे जो उपस्थित तो थे 12वें अधिवेशन में, लेकिन संविधान पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। इनको बहुत समझाया, अरे साहब अच्छा नहीं लगता है, हस्ताक्षर कर दो। इन्होंने कहा नहीं, यह जो संविधान है वो भारत की जनता के अनुरूप नहीं है, ठीक नहीं है, इसलिए मैं हस्ताक्षर नहीं करूंगा। अड़ गए थे, बड़ा समझाया, साहब हस्ताक्षर कर दो। उपस्थित हुए लेकिन हस्ताक्षर नहीं किए। तो सदस्य कितने मौजूद थे? 285। हस्ताक्षर कितने लोगों ने किए? 284। सबसे पहले किसने किए? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। राजस्थान में सबसे पहले बलवंत सिंह मेहता। महिला में सबसे पहले जी दुर्गाबाई। एक सदस्य जिसने हस्ताक्षर नहीं किए, हजरत मोहानी, इन्होंने हस्ताक्षर नहीं किए। अब यहां से एक प्रश्न और जबरदस्त बनता है। क्या प्रश्न बनता है कि सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए? अब मैंने इसको होल्ड क्यों किया, देखो समझना, ध्यान देना कि संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले अंतिम व्यक्ति, अंतिम व्यक्ति, तो अंतिम व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखना मजा क्या हो गया। संविधान पर सबसे अंत में हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे। लेकिन प्रश्न पूछे कि संविधान पर सबसे ऊपर हस्ताक्षर किसके हैं? तो सबसे ऊपर हस्ताक्षर भी किसके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ध्यान रखना। अब यह क्या चक्कर हुआ? सबसे ऊपर, भाई जो सदस्य थे, सबसे पहले कॉपियां सदस्यों के पास भेजी गई कि साइन करो, साइन करो, साइन करो, साइन करो। सभी ने हस्ताक्षर कर दिए, तब लेकर आए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। साहब अब आप अकेले अध्यक्ष जी थे, बाकी रह गए हो, आप अकेले बाकी रह गए हो, अब आप भी हस्ताक्षर कर दो। अब उन्होंने देखा हस्ताक्षर करने को तो जगह ही नहीं बची, सबने हस्ताक्षर कर दिया और मैं तो अध्यक्ष हूं, सबसे लास्ट में करूंगा क्या? और सबसे ऊपर हस्ताक्षर किसने ठोक दिए थे? जवाहरलाल नेहरू ने। और थोड़ा क्या होता है, भले ही महान पुरुष कितने हो, थोड़ा बहुत ईगो आड़े आ जाता है। बाबू राजेंद्र प्रसाद ने कहा यार मैं कहां करूं, सबसे लास्ट में करूं, अध्यक्ष सबसे लास्ट में करेगा। अध्यक्ष साहब ने, सबने हस्ताक्षर कर दिए थे, उनके ऊपर आड़े ऐसे हस्ताक्षर ठोक दिए, बोले ये लो, लंबे से। तो जब आप संविधान सभा की कभी मूल कॉपी देखो, मूल कॉपी देख सकते हो आप, उसमें देखना सबसे ऊपर हस्ताक्षर किसके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उन्होंने सभी जो हस्ताक्षर कर रहे थे उन सबके ऊपर जाके आड़े ऐसे ऊपर ठोक दिए, सभी के ऊपर, ये लो, सबसे ऊपर हस्ताक्षर किसके हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। लेकिन इन्होंने सबसे लास्ट में हस्ताक्षर किए थे। सवाल बन जाता है ऐसा कि सबसे पहले किसने हस्ताक्षर किए? सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। सबसे अंत में किसने किए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। लेकिन सबसे ऊपर किसके हस्ताक्षर हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हैं। रहेगी बात क्लियर? इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, यहां से प्रश्न बनता है और बहुत जबरदस्त तरीके से प्रश्न बनता है। ले लिया? चलो अब देखो, इसी दिन क्या हुआ कि हम बात कर रहे हैं 24 जनवरी 1950 की। 24 जनवरी 1950 को हमने क्या क्या काम कर लिए हैं? राष्ट्रगान चुन लिया, राष्ट्रगीत चुन लिया, राष्ट्रपति चुन लिए और संविधान पर हस्ताक्षर कर लिए। ठीक है, बस अब संविधान सभा का कोई काम नहीं है। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो संविधान सभा थी इसकी दोहरी भूमिका थी। संविधान सभा डबल रोल में काम कर रही थी। एक भूमिका तो इसकी क्या थी? संविधान सभा के रूप में थी, दूसरा ये संसद के रूप में भी काम कर रही थी, है ना? तो जब ये संविधान सभा के रूप में काम करती थी तब इसके अध्यक्ष कौन होते थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। लेकिन यही जब कानून बनाने का काम करती थी, जब संविधान बनाने का काम करेगी, उस वक्त अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र। और यही क्या करेगी? जब कानून बनाने का काम करेगी, संसद के रूप में काम करेगी, तब इसके अध्यक्ष होते थे जी वी मावलंकर।
गणेश वासुदेव मावलंकर। ध्यान रखना कि जब संविधान सभा संसद के रूप में काम करती थी उस वक्त इसकी अध्यक्षता कौन करते थे? जीवी मावलंकर करते थे। क्लियर? तो अब क्या हुआ कि 24 जनवरी 1950 के दिन तक संविधान सभा का काम खत्म हो गया, हस्ताक्षर हो गए। तो इसी दिन क्या कर दिया गया? संविधान सभा को भंग कर दिया गया, है ना। तो इसी दिन क्या हो गया? संविधान सभा विघटित। संविधान सभा का क्या कर दिया? विघटन कर दिया। तो चलो आज से संविधान सभा का रोल समाप्त। लेकिन यही सदस्य अभी भी काम करेंगे। किस रूप में? संसद के रूप में काम करेंगे। भाई चुनाव तो 1952 में होने ना, पहले चुनाव कब हुए? 1952 में, और ये काम कर रहे हैं हम 1950 में। तो अगले जो 2 साल है वो फिर काम कैसे चलेगा? तो वो काम अब ये जो संविधान सभा थी वो अब इसकी दोहरी भूमिका में से इसकी एक भूमिका समाप्त कर देते हैं, संविधान सभा वाली। संसद वाली भूमिका अभी भी चल रही है, संसद वाली भूमिका अभी भी चल रही है। तो अब यहां पर देखने वाली मजे की बात क्या है कि हमने संविधान सभा का पहला अधिवेशन बुलाया था 9 दिसंबर 1946 को। संविधान बनकर तैयार हो गया 26 नवंबर 1949 को। 2 साल 11 महीने 18 दिन। लेकिन संविधान सभा उसके बाद में भी काम कर रही है। कहां तक काम कर रही है? 24 जनवरी 1950 तक। तो अब यहां पर प्रश्न बन सकता है कि संविधान सभा ने कुल कितने समय तक कार्य किया? यह भी तो एक प्रश्न हो सकता है ना कि भाई संविधान सभा ने, विशेष रूप से संविधान सभा ने कितने समय तक कार्य किया। तो यहां से ध्यान रखना कि संविधान सभा का कार्य कितना हो गया है? संविधान सभा का कार्य हो गया है 3 वर्ष, 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन, 16 दिन। ये संविधान सभा की उम्र है। संविधान सभा का कार्यकाल, या यूं कहें कि संविधान सभा की उम्र वो कितनी रही? वो रही 3 वर्ष 1 माह और 16 दिन। एकदम कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा ने कितने दिन काम किया? 3 वर्ष 1 माह 16 दिन। एकदम अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अब यहां पर एक खास बात आपको और ध्यान रखनी है। क्या बात ध्यान रखनी है? 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1947 और एक डेट है हमारे 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। लेकिन एक बात अभी भी ध्यान रहे कि 15 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा हुई थी। भारत पूर्णतया स्वतंत्र नहीं हुआ था। अभी भी भारत, ये यहां से लेकर यहां का जो टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में भारत पूर्ण प्रभुत्व संपन्न नहीं था, अधिराज्य था। क्या था? अधिराज्य। और अभी भी एक पदाधिकारी था, वायसराय, या जिसको आप कहते हो गवर्नर जनरल, वायसराय। तो अभी भी पद कौन सा चल रहा था? वायसराय का पद चल रहा था। और वायसराय किसके प्रति? ब्रिटेन की महारानी की शपथ लेता है। इसकी नियुक्ति कौन कर रही है? ब्रिटेन की महारानी कर रही है। मतलब अभी भी हमारा देश पूर्णतः स्वतंत्र नहीं हुआ था, डोमिनियन स्टेट था, अधिराज्य था। और अभी भी जो संसद कानून बना रही थी, संविधान सभा मैंने कहा संसद के रूप में काम कर रही थी, कानून बना रही थी, किसके अकॉर्डिंग बना रही थी? भाई संविधान तो बना नहीं, तो कानून कैसे बनाएगी? 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। तो 26 जनवरी 1950 तक 1935 का भारत शासन अधिनियम चल रहा था। ब्रिटेन की महारानी का राज चल रहा था। सरकार हमने बना ली थी, वो अंतरिम सरकार थी। पंडित नेहरू जी प्रधानमंत्री बन गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री को शपथ किसने दिलाई है? उन्होंने किसकी शपथ ली है? संविधान तो बना ही नहीं था, तो शपथ किसकी ली? ब्रिटेन की महारानी की। तो यहां तक हम पूर्ण स्वतंत्र नहीं थे, यहां तक हमें पूरी आजादी नहीं मिली थी, डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्राप्त था। और वायसराय अंतिम अंग्रेज तो थे लॉर्ड माउंटबेटन, और अंतिम वायसराय और पहले भारतीय वायसराय थे वो थे सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ये क्या थे?
हमारे देश के अंतिम वायसराय थे। तो अब देखना कि हुआ क्या कि 26 जनवरी 1950 इस दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ और उस समय वायसराय कौन थे? सी राजागोपालाचारी। इन्होंने कुछ घोषणाएं की। इन्होंने क्या की? कुछ घोषणाएं की। क्या क्या घोषणाएं की? ये ध्यान देना, सारी घोषणाएं इंपॉर्टेंट है। इस दिन हमने क्या किया? 1935 के भारत शासन अधिनियम को समाप्त किया। यह घोषणा कौन करेंगे? वायसराय महोदय करेंगे। भारत शासन अधिनियम समाप्त। आज से अंग्रेजों द्वारा बनाए गए सभी कानून समाप्त होते हैं। अब हमारा संविधान बन चुका है और आज से हम संविधान लागू कर रहे हैं। आज से सारा मामला इसके अनुसार। अब तक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए अधिनियम चल रहे थे, 26 जनवरी 1950 को उसको समाप्त किया जाता है। दूसरा, इसी दिन ध्यान रखना, वायसराय के पद को समाप्त किया गया कि आज से क्या होगा? वायसराय का पद समाप्त। आज के बाद भारत में कोई वायसराय नहीं होगा। अब कौन होंगे? राष्ट्रपति होंगे, जो संविधान की रक्षा की शपथ लेंगे। अब ब्रिटेन की महारानी की शपथ नहीं होगी। इसी दिन भारत को क्या किया गया? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित किया गया। तो अब हम अंग्रेजों से सारे संबंध क्या करते हैं? समाप्त करते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। 26 जनवरी 1950 तक देश आजाद तो था, लेकिन प्रभुत्व संपन्न नहीं था। 26 जनवरी 1950 को हमने क्या घोषित कर दिया? हमारे देश को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न घोषित कर दिया कि आज से हमारे ब्रिटेन के साथ कोई संबंध नहीं रहा। अब हम उनका कोई कानून नहीं मानेंगे, अब हम उनकी कोई आज्ञा भी नहीं मानेंगे, और ब्रिटेन की तो क्या, किसी की नहीं मानेंगे। भारत पूर्णतया आंतरिक और बाह्य रूप से पूर्णतया क्या हो गया है? स्वतंत्र हो गया है। वो पूर्णतया स्वतंत्र कब हुआ है? वो हुआ है 26 जनवरी 1950 को हुआ है। तो इसी दिन 1935 के भारत शासन अधिनियम को समाप्त किया, वायसराय के पद को समाप्त किया, यह अधिराज्य को समाप्त किया, भारत को पूर्णतया संपन्न घोषित, प्रभुत्व संपन्न घोषित किया। और क्या काम हुआ? इसी दिन संविधान पूर्णतया लागू हुआ। संविधान पूर्णतया लागू हुआ। और इसी दिन क्या हुआ? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किस रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। राष्ट्रपति चुने तो 2 दिन पहले गए थे। राष्ट्रपति के रूप में संविधान के अनुसार शपथ लिए ना। राष्ट्रपति के रूप में क्या ले ली? शपथ ली। क्या ली? शपथ ली। अब देखो, राष्ट्रपति जो पद है वो हमारे देश का सर्वोच्च पदाधिकारी है ना? क्या है? सर्वोच्च पदाधिकारी। और जब किसी भी देश का सर्वोच्च पदाधिकारी वंशानुगत ना होकर, देखो वायसराय सर्वोच्च पदाधिकारी नहीं था, वो ब्रिटेन की महारानी से बड़ा नहीं होता था, वो उससे छोटा होता था ना। तो अब राष्ट्रपति महोदय तो सर्वोच्च पदाधिकारी है, वो ब्रिटेन की महारानी के समकक्ष है ना। तो ये सर्वोच्च पदाधिकारी। और जब किसी भी राष्ट्र का सर्वोच्च पदाधिकारी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुना जाता है, तो ऐसे राज्य को कहते हैं गणराज्य। क्या कहते हैं? गणराज्य ना। तो हमारे राष्ट्रपति महोदय को चुना किसने? संविधान सभा के सदस्यों ने, या यूं कहूं उस समय की संसद के सदस्यों ने। उनको किसने चुना? प्रांतों के विधायकों ने। उनको किसने चुना? जनता ने। इसका मतलब राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से जनता ने चुना है, यह पद वंशानुगत नहीं है। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा देश क्या हुआ? गणराज्य हुआ। और इसीलिए इस 26 जनवरी के दिन को हम क्या मनाते हैं? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। रहेगा ध्यान, ये बातें सारी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक। अब देखो, कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट ध्यान रखना है कि कभी आपसे पूछ ले कि संविधान सभा का टोटल कार्यकाल कितना है? टोटल कार्यकाल हो गया 3 साल 1 महीना 16 दिन। संविधान बनने में कितना समय लगा?
2 साल, 11 माह, 18 दिन। अब प्रश्न पूछा जा सकता है कि संविधान सभा की कुल बैठकें कितनी हुई। संविधान सभा में कुल बैठकें कितने दिन हुई, तो ध्यान रखना 167 दिन। भाई आपने कहा कि संविधान बनने में समय कितना लगा कि साहब 2 साल 11 माह 18 दिन, तो क्या 2 साल 11 माह 18 दिन लगातार रात दिन थोड़ी बैठे रहे, है ना। 3-4 दिन अधिवेशन हुआ, फिर छुट्टियां हुई, गांव गए, वापस सत्र चला, वापस आए, ऐसे चला ना, लगातार थोड़ी रात दिन वहां पर बैठे रहे। तो टोटल कितने दिन बैठ के हुई, टोटल जो बैठ के हुई है वो 167 दिन हुई है। और उन 167 दिनों में भी चर्चा कितने दिन चली, संविधान पर चर्चा कितने दिन हुई थी, यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकता है। तो चर्चा हुई थी 114 दिन, 114 दिन तक बैठकें हुई, 167 दिन। इसमें से डिबेट कितने दिन हुई, 114 दिन। कुल अधिवेशन कितने हुए, एक एक अधिवेशन कई कई दिनों का हो सकता था, तो कुल अधिवेशन हुए 12। संविधान का वाचन कितने बार हुआ, संविधान का वाचन, तो संविधान का वाचन हुआ 3 बार। एक बार हमने डिबेट की, संविधान बाबा साहब अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, उन्होंने और बी एन राव ने बैठकर लिखा, फिर उसका वाचन किया कि देखो भाई अब तक ये बातें हमने स्वीकार कर ली है। किसी ने वापस कहा नहीं 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 ये बात ठीक नहीं है, किसी ने कहा ये ठीक है, वापस उस पर चर्चा करो, वापस डिबेट हुई, वापस लिखा, वापस कहा अंबेडकर साहब अब पढ़ो, अंबेडकर साहब खड़े हुए, वापस पूरा संविधान पढ़ा, फिर किसी ने कहा नहीं 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 यार यार अभी भी गड़बड़ है, कुछ और संशोधन करो, वापस ठीक किया, अब अंबेडकर साहब वापस पढ़ो। तो कितनी बार संविधान का वाचन हुआ, 3 बार संविधान का वाचन हुआ। अधिवेशन कितने हुए, टोटल 12 अधिवेशन हुए। संविधान सभा में कुल बैठकें कितने दिन चली, 167 दिन। चर्चा कितने दिन हुई, तो चर्चा हुई थी कितनी दिन, 114 दिन। अब यहां से एक प्रश्न और बन सकता है कि संविधान सभा का प्रतीक क्या था, अभी हाल ही में किसी एग्जाम में बना, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, तो यह भी अभी हाल ही में किसी एग्जाम में प्रश्न आया था। संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था हाथी, संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था, हाथी था, यह भी ध्यान रखना है। सवाल बन जाता है कि संविधान मूलतः किस भाषा में लिखा गया, संविधान की मूल भाषा, तो ध्यान रखना संविधान मूलतः अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ध्यान रहे, ये जब सब बड़े बड़े विद्वान थे और संविधान पूरा का पूरा मूलतः किस लैंग्वेज में लिखा गया है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया है। बाद में इसका क्या किया गया था, हिंदी में अनुवाद किया गया। अब यहां से प्रश्न पूछ ले भाई हिंदी में अनुवाद किसने किया, तो हिंदी में अनुवाद किया था घनश्याम सिंह गुप्ता ने। यहां लिख देता हूं, संविधान का हिंदी अनुवाद, तो हिंदी अनुवाद किया था घनश्याम सिंह गुप्ता, घनश्याम सिंह गुप्ता। ये अकेले नहीं थे, इनके एक सहयोगी भी थे जिनके नाम थे पंडित सुंदरलाल जी, इनकी हेल्प से किया था। तो घनश्याम सिंह गुप्ता के एक सहयोगी थे, क्या नाम था, पंडित सुंदरलाल। नाम ध्यान रख सकते हो, महापुरुष लोग हैं सारे, पंडित सुंदरलाल। तो प्रश्न बन सकता है कि संविधान मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया, मूल रूप से अंग्रेजी भाषा में। हिंदी अनुवाद किसने किया, घनश्याम सिंह गुप्ता ने। किसके सहयोग से किया, तो पंडित सुंदरलाल के सहयोग से किया। अब यहां से देखो एक और प्रश्न बन सकता है ना, हमारा जो संविधान है उसकी कभी आप मूल कॉपी देखो, 3 कॉपियां हैं, है ना, एक हिंदी में है, एक अंग्रेजी में है, और एक बहुत ही सुंदर राइटिंग में इटालिक में जमा जमा के लिखा हुआ है ना। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि जब हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया तब पंडित जी ने कहा यार मजा, ये जो संविधान लिखा गया है इसकी राइटिंग देखो, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, ज्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं, उनकी राइटिंग जरा अच्छी हो, आवश्यक नहीं है। तो यार कोई ऐसा आदमी लाओ जिसकी राइटिंग जबरदस्त हो,
और उसको अच्छे से लिखाओ। तो कभी आप अपने संविधान की मूल कॉपी देखना, एक 3 कॉपियां हैं, एक हिंदी में, एक अंग्रेजी में और एक इटैलिक में लिखी हुई। इतनी शानदार राइटिंग है, टाइपिंग से भी इतना शानदार टाइप नहीं हो सकता, इतनी जबरदस्त राइटिंग में लिखा हुआ है। और हर पेज पे दिखना एक शब्द लिखा हुआ है प्रेम, एक शब्द लिखा मिलेगा आपको प्रेम, हर पेज पे लिखा मिलेगा। हर पेज, जितने भी पेज हैं उन सभी पेज पर आपको एक शब्द लिखा मिलेगा प्रेम। अब ये क्या हर शब्द पे प्रेम, तो एक्चुअली हुआ क्या कि जब हमने तय किया कि हमें क्या करवाना है, इसको अच्छे से लिखवाना है, तो एक नाम आता है प्रेम बिहारी नारायण। प्रेम बिहारी नारायण, इनकी राइटिंग जबरदस्त थी, इनका काम यही था किसी भी चीज को सुंदर सुलेख में लिखना। तो इनको बुलाया गया और कहा भाई साहब हमारा जो संविधान हमने लिख लिया है, अब आप इसको क्या करो, एक सुंदर राइटिंग में लिखो, हम लंबे समय तक इसको संभाल के रखना चाहते हैं। इन्होंने कहा ठीक है साहब लिख लूंगा, कोई बात नहीं। बोले बताओ कितने पैसे लोगे? तो इन्होंने कहा पैसे नहीं लूंगा। बोले तो एक काम करूंगा, मैं हर पेज पे मेरा नाम लिखूंगा प्रेम। क्या लिखूंगा? प्रेम। तो हमारा जो संविधान है उसका सुलेखन वापस अच्छे से राइटिंग में किसने लिखा? तो प्रेम बिहारी नारायण ने। संविधान का सुलेखन। तो हमारे संसद भवन में जो संविधान की मूल प्रतियां हैं, तीनों प्रतियां रखी हुई है, तीनों प्रतियों को वापस हिंदी में भी, अंग्रेजी में भी और इटैलिक में भी किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण ने। बहुत सुंदर ढंग से लिखा हुआ है। और इन्होंने क्या किया, प्रत्येक पृष्ठ पर क्या शब्द लिखा? प्रेम लिखा। और बदले में किसी भी प्रकार का कोई पेमेंट, कोई तनख्वाह नहीं ली। तो यहां से प्रश्न बन सकता है कि संविधान का वापस सुलेखन अच्छी राइटिंग में किसने लिखा? प्रेम बिहारी नारायण ने लिखा। इनकी प्रसिद्ध उपाधि थी रायजादा। तो याद रख सकते हो, रायजादा प्रेम बिहारी नारायण, रायजादा प्रेम बिहारी नारायण। और इन्होंने क्या किया, यह काम करने के लिए संविधान के प्रत्येक पेज पर क्या किया? अपना एक नाम लिखा प्रेम। अब यहां से ध्यान रखना कि हमारा जो संविधान है उसमें कुल 22 भाग है। कुल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। नेहरू जी ने कहा यार ऐसे तो मजा नहीं आएगा, इसमें क्या होनी चाहिए? चित्रकारी होनी चाहिए, है ना। तो कम से कम सारे पेज पर चित्रकारी न करो तो जो 22 भाग जहां से शुरू हो रहे हैं, हर भाग की शुरुआत में तो क्या होनी चाहिए? चित्रकारी होनी चाहिए। तो संविधान के भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। तो प्रत्येक भाग के शुरुआत के पृष्ठ पर क्या की गई? चित्रकारी की गई। तो चित्रकारी करने के लिए उस समय के फेमस अपना जो विश्व भारती विश्वविद्यालय थी ना, विश्व भारती विश्वविद्यालय, यहां के प्रसिद्ध चित्रकार थे नंदलाल बोस। चित्रकार थे नंदलाल बोस, फेमस चित्रकार थे। इनको कहा कि नंदलाल जी हमारे संविधान में क्या करनी है? चित्रकारी करनी है। तो ये अपनी पूरी टीम लेकर आए। उन टीम में से एक आदमी का नाम ध्यान रखना जिसका संबंध राजस्थान से है, तो विशेष रूप से ध्यान रखना, कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पॉटरी के जादूगर कृपाल सिंह शेखावत, ये नंदलाल जी की टीम में शामिल थे। इन्होंने मिलकर क्या किया? हमारे संविधान की मूल कॉपियों पर चित्रकारी की। बहुत ही शानदार ढंग से आप कभी देखोगे तो संविधान के कभी फोटो वगैरह गूगल पर भी आपको मिल जाएगा, जहां पर भी भाग शुरू होता है वहां पर रामायण से संबंधित, महाभारत से संबंधित, आपके बौद्ध धर्म से संबंधित बहुत ही अच्छे अच्छे क्या किए गए हैं? चित्र बनाए गए हैं। यह चित्रकारी किसने की है? नंदलाल बोस, उनकी पूरी टीम। और उनकी टीम में एक आदमी नाम था कृपाल सिंह शेखावत, जिनका संबंध किससे है? राजस्थान से है। और यह ब्लू पॉटरी कला, जयपुर की जो ब्लू पॉटरी कला है उसको प्रसिद्ध करने का काम इन्होंने ही किया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। तो कभी देखना, आजकल तो चर्चा हुई पड़ी है मीडिया वगैरह में, फोटो भी दिखाते लोग, ये देखो आप लोग राम का विरोध कर रहे हो और संविधान में राम का दरबार का चित्र है, ऐसी बातें देखोगे आप लोग, मीडिया में बहुत चर्चा होती है ना। इसके अलावा देखो संविधान से संबंधित कुछ और चीजें भी आपको ध्यान रखना कि हमारा जो संविधान है, हम देखो हम जो भी बात करेंगे वो मूल संविधान की बात करेंगे ना। मूल संविधान,
कभी आपसे पूछ ले कि हमारे मूल संविधान में कुल कितने पृष्ठ है, कुल कितने पेज है, तो ध्यान रखना हमारे संविधान में कुल कितने पेज है, 251 पेज है। टोटल पेज कितने हैं, 251 है। हमारे संविधान की साइज क्या है, मूल संविधान की साइज, तो साइज है 22 इंटू 16 इंच। मूल कॉपी जो है ना संविधान की मूल पुस्तिका, उसमें पेज कितने हैं, 251। साइज कितनी है, 22 बाई 16। उसका वजन कितना है, वजन भी पूछ ले मूल पुस्तक का वजन, तो उसका वजन है 3.75 किलोग्राम, 3.75 किलो। फिर कभी पूछ ले कि उसमें कुल कितने शब्द कितने हैं मूल संविधान में शब्द, तो ध्यान रखना 1.17 लाख। हमारे मूल संविधान में कुल कितने शब्द थे, 1.17 लाख। फिर आपसे पूछ ले कि हमारे संविधान को बनाने में कुल कितना खर्च आया, कुल खर्च, तो वो आया था 63.94 लाख, मतलब लगभग 64 लाख, लगभग 64 लाख। ना, तो एक्चुअल में 63,94,000 ये टोटल खर्चा आया था हमारे संविधान को बनाने में। तो हमारे मूल संविधान में कुल पेज कितने हैं, 251। साइज क्या है, 22 इंटू 16 इंच। वजन कितना है मूल संविधान की कॉपी का, तो 3.75 किलो। उसमें टोटल शब्द कितने थे मूल संविधान में, 1.17 लाख, मतलब 1,17,000 शब्द है। टोटल खर्चा कितना आया, 63.94 लाख। हमारे संविधान की मूल कॉपी पर चित्रकारी किसने की, नंदलाल बोस एंड टीम ने। प्रत्येक जो संविधान को मूल कॉपी को, या हमारे मूल संविधान की 3 कॉपियां हैं, उनको अच्छे से लिखने का काम किसने किया, प्रेम बिहारी नारायण। और इन्होंने क्या किया, हर पेज पर अपना नाम लिखा, और अपना नाम क्या लिखा, प्रेम। क्या लिखा, प्रेम लिखा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको ध्यान रखने हैं, एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। अब देखो हमारे संविधान को बनाने में कुछ समितियां बनी हुई थी, जिसमें एक समिति की हमने बात की। किसकी बात की, हमने बात कर रखी है मसौदा समिति की, प्रारूप समिति की। इन समितियों की हमने बात कर ली थी। सबसे इंपॉर्टेंट समिति थी प्रारूप समिति, जिसके अध्यक्ष थे BR पटेल, और अन्य 6 सदस्य थे N गोपाल स्वामी, अल्लादी कृष्ण अय्यर, KM मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, N माधवन और TT कृष्णमाचारी। इसके अलावा भी कुछ और समितियां बनी हुई थी। तो कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष के नाम आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से ध्यान रखना है कि कौन कौन सी समिति थी और उसके अध्यक्ष कौन थे। यहां से भी प्रश्न बनता है। तो कुछ महत्वपूर्ण समितियां हैं, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहले राष्ट्रीय ध्वज पर तदर्थ समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा इसी राष्ट्रीय ध्वज की पैरेलल और एक समिति थी जिसको कहते हैं झंडा समिति। ध्यान रखना, झंडा समिति। और झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, इनके सहयोगी थे, उसके थे JB कृपलानी, आचार्य JB कृपलानी। तो कई बार छोटे एग्जाम्स में तो ये कृपलानी का नाम पूछते हैं, अन्यथा बड़े एग्जाम में ना IAS या RS जैसा एग्जाम होता है, या जो स्टेट PCS होते हैं, वहां पर क्या किया जाता है, ये तदर्थ समिति का नाम नहीं पूछते हैं, इसका पूछते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। फिर मौलिक अधिकारों में सलाहकार समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। संविधान सभा में कार्य समिति, इसके अध्यक्ष थे GV मावलंकर। अल्पसंख्यक और जनजातियों से संबंधित समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रक्रिया एवं नियमन समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके बाद संविधान के मसौदे की जांच के लिए विशेष समिति। देखो, मसौदा समिति तो थी, जो मसौदा बनेगी उसकी जांच के लिए और एक समिति थी, इसके अध्यक्ष थे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, जो मसौदा समिति के सदस्य भी थे। इसके बाद प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रारूप समिति हमने बात कर ली BR अंबेडकर। इसके अलावा बहिष्कृत एवं आंशिक रूप से बहिष्कृत उप क्षेत्र समिति, इसके अध्यक्ष थे AV ठक्कर। वित्त एवं कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मौलिक अधिकार उप समिति, इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी। सदन समिति पटाभी सीतारमैया। अल्पसंख्यक उप समिति, इसके अध्यक्ष थे HC मुखर्जी। उसके बाद में उत्तर पूर्व सीमांत, हालांकि बाद में तो इसका मैटर ही क्लोज हो गया, उत्तर पूर्व सीमांत एरिया
आधुनिक पाकिस्तान में चला गया। तो जब संविधान हमने पहली संविधान सभा की पहली बैठक में तो यह मामला था नहीं ना, ये तो बाद में 1947 की बात है। तो उसके लिए भी एक समिति बनी थी, उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय और असम बहिष्कृत और आंशिक रूप से बहिष्कृत उप क्षेत्र समिति, गोपीनाथ बारदोलाई। अभी हाल ही में किसी एग्जाम में यह भी प्रश्न बना। व्यवसाय समिति, इसके अध्यक्ष थे के.एम. मुंशी। राज्य समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू। संघ एवं शक्तियां समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो ये कुछ समितियां और इनके अध्यक्ष, इनके बारे में भी आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे। तो ये था हमारे संविधान के निर्माण की पूरी प्रक्रिया। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी सिद्ध होगा। अगला जो हमारा वीडियो होगा वो प्रस्तावना या अनुसूचियों से संबंधित होगा और उसी के साथ में हम संविधान की विशेषताओं के बारे में भी चर्चा करेंगे, संविधान के स्रोत के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे संविधान के मुख्य स्रोत क्या है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन वो तब करेंगे जब आपका अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, आप वीडियो को शेयर करोगे, अधिक से अधिक लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे और आपके कुछ सुझाव है तो वो कमेंट करके भी बताएं। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं कि वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। आपका जितना सपोर्ट रहेगा उतनी ही मुझ में एनर्जी आएगी और उतना ही बेहतर ढंग से मैं काम कर पाऊंगा, है ना। तो मैंने बार बार कहा कि मेरी ऊर्जा के स्रोत आप हैं। तो आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक करें। सभी लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक जरूर करें और कमेंट करके भी बताएं। आपकी कोई आशा अपेक्षा है तो उसको कमेंट करके भी बताएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।